जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है भू आकृतियाँ। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत पृथ्वी के बाहरी परत की बनावट का अध्ययन किया जाता है। मृदा विज्ञान पेडोलॉजी इसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन करते हैं। ऊंचावच या भू आकृति। ऊंचावच धरातल की ऊंचाई निचाई से बनने वाले प्रतिरूप या आकार को कहते हैं। इसे 3 श्रेणी में रखा जाता है। प्रथम श्रेणी के ऊंचावच, इसमें महाद्वीप तथा महासागर आते हैं। द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच, इसमें महाद्वीपों पर बनने वाली भू आकृति को रखते हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान, मरुस्थल इत्यादि। तृतीय श्रेणी के ऊंचावच, इसमें अपर्दन काट छाट की क्रिया से बनने वाली स्थलाकृति को रखते हैं, जैसे भी आकार की घाटी, एस आकार की घाटी, जलप्रपात, लोयस इत्यादि। ऊंचावचों को प्रभावित करने वाले बल। बहिर्जात बल, पृथ्वी सतह पर उत्पन्न वह बल जो पृथ्वी के सतह को उबड़ खाबड़ बनाने का प्रयत्न करता है, बहिर्जात बल कहलाता है। उदाहरण में अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण इत्यादि। अंतर्जात बल, यह पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है और पृथ्वी की ऊपरी सतह को बराबर करने का प्रयत्न करता है। उदाहरण में भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी अंतर्जात बल का उदाहरण है। अपक्षय, चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। यह मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। यह क्रिया 2 प्रकार से होती है। पहला भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय। बल तथा दाब के द्वारा टूटना भौतिक अपक्षय कहलाता है, जबकि अम्ल या क्षार के माध्यम से टूटना रासायनिक अपक्षय कहलाता है। चूना पत्थर पर भौतिक या रासायनिक दोनों अपक्षय क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। अपरदन, चट्टानों में घिसावट को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया वायु, नदी, भूमिगत जल, सागर, बर्फ इत्यादि द्वारा होती है। निक्षेपण, डिपोजिशन, अपरदन के फलस्वरूप निकला गया गाद, कचरा जिस स्थान पर जमा हो जाता है उसे निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण की क्रिया निचले ढाल पर होती है। नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। उद्गम, नदियाँ जिस स्थान से निकलती है उसे उद्गम कहते हैं। मुहाना, नदियाँ जहाँ सागर में मिल जाती है उसे मुहाना कहते हैं। प्रवणता, किसी स्थल के समुद्र से ऊंचाई को प्रवणता कहते हैं। प्रवणता जितनी अधिक होगी, ढाल उतना अधिक होगा। नदियों की शक्ति उनकी प्रवणता से मिलती है। नदियाँ की 3 अवस्थाएं होती है। युवावस्था, इसमें नदियाँ पर्वतीय ढाल पर होती है और केवल अपरदन करती है। नदी अपनी इस अवस्था में निम्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ का निर्माण करती है। क्षिप्रिका, भी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात, अवनमन कुंड। प्रौढ़ अवस्था, इसमें नदियां मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है और अपरदन के साथ साथ निक्षेपण भी करती है। इस अवस्था में मियांडर यानी विसर्प, गोखुर, झील, तटबंध, नदी, द्वीप जैसी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। वृद्धा अवस्था, इसमें नदियां अपने मुहाने तक पहुंच जाती है और ढाल कम होने के कारण केवल निक्षेपण करती है। यह नदी की अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में वितरिका, डेल्टा, जलोढ़, पंख
एवं ज्वारनाद जैसी स्थलाकृतियां बनाती है। क्षिप्रिका नदियां जब पर्वतीय क्षेत्र पर होती है तब मुलायम चट्टान को काट देती है, किंतु कठोर चट्टान को नहीं काट पाती है, जिस कारण उबड़ खाबड़ आकृति का निर्माण होता है, जिसे क्षिप्रिका कहते हैं। ये देखिए क्षिप्रिका की आकृति है। भी आकार की घाटी नदियां जब दो पर्वतों के बीच से निकलती है तो भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। इस प्रकार की आकृति का निर्माण नदी अपने युवा अवस्था में करती है। भी आकार की घाटी का निर्माण नदियां अपने युवा अवस्था में करती है। गर्ज भी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है तो उसे गौर्ज कहते हैं। गौर्ज का निर्माण नदी द्वारा तीव्र गति से कटाव के द्वारा होता है। सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियां गर्ज निर्माण करने वाली प्रमुख नदियां हैं। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सिंधु गौर्ज, सतलज नदी द्वारा निर्मित सिपकिला गौर्ज, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित दिहांग गौर्ज, नर्मदा नदी द्वारा निर्मित भेंडाघाट संगमरमरी गौर्ज। कैनियन या आई आकार की घाटी यह गौर्ज से गहरी होती है। इसका ढाल बिल्कुल सीधा होता है। सबसे गहरा कैनियन यूएसए में कोलोराडो नदी पर स्थित ग्राउंड कैनियन है। जलप्रपात नदियां जब ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है। यह पर्वतीय या पठारीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अवनमन कुंड जलप्रपात के तलहटी में नदियां जब नीचे गिरती है तो एक गड्ढा या कुंड का निर्माण करती है, जिसे अवनमन कुंड कहते हैं। विसर्प या एस आकार की घाटी नदियां मैदानी क्षेत्र में मुलायम चट्टानों को काटते हुए एवं कठोर चट्टानों को छोड़ते हुए जब नदी मोड़े यानी एस आकार की घाटी का निर्माण करती है तो इसे ही विसर्प कहते हैं। गोखुर झील एस आकार की घाटी जब सीधी हो जाती है तो वह गोखुर झील का निर्माण करती है। इसे परित्यक्य झील भी कहते हैं। तटबंध मैदानी क्षेत्र में नदियां अपने किनारे पर सिल्ट यानी गाद कचरा को जमा कर देती है। इसे ही तटबंध कहते हैं। नदी द्वीप जब नदियां अपने बीच मार्ग में ही सिल्ट को जमा कर देती है तो नदी द्वीप का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। तटबंध तथा नदी द्वीप बहुत ही उपजाऊ होते हैं। वितरिका नदियां जब मुहाने पर पहुंचती है तो ढाल कम हो जाता है, जिससे नदियां कई शाखाएं में बढ़ जाती है। इन शाखाओं को ही वितरिका कहते हैं। डेल्टा दो वितरिकाओं के बीच जब गाद सिल्ट जमा हो जाता है तो वह त्रिभुज के समान आकृति का निर्माण करता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। यह बहुत ही उपजाऊ होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। नोट पॉइंट जब नदियां की वितरिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है तो वह पक्षी के पैर के समान दिखने लगती है और इससे बनी डेल्टा को पक्षीपात डेल्टा कहते हैं। मिसिसिपी नदी यूएसए पक्षीपात डेल्टा बनाती है। उसका डेल्टा सबसे चौड़ी है। डेल्टा कई प्रकार के होते हैं।
चापाकार डेल्टा, नील नदी गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा, ज्वारनदमुखी डेल्टा, भारत में नर्मदा एवं ताप्ती का डेल्टा, दंताकार या ध्रुमाकृतिक वृक्षाकार डेल्टा, भारत में नर्मदा एवं ताप्ती का डेल्टा। जलोढ़ पंख, जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपात एवं मंद ढाल के मैदान में प्रवेश करती है तो उसे ही जलोढ़ पंख कहते हैं। डेल्टा जलोढ़ पंख की ही तरह होती हैं, लेकिन इसके विकसित होने का स्थान अलग होता है। ज्वारनाद यानी एस्चुरी, जब किसी नदी के मुहाने पर पर्वत खड़ा ढाल वाला हो तो नदी अपने सिल्ट को जमा करके किनारे में वितरिका बनाकर नहीं निकल पाती है, क्योंकि दोनों किनारों पर पर्वत होता है। अतः यह सिल्ट को सागर में गिरा देती है, जिसे एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी बनाने में सागर तट बड़ा हो जाता है। गोवा का मार्मगोवा बंदरगाह एस्चुरी पर स्थित है। सबसे बड़ा एस्चुरी गोदावरी नदी का है। नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर एस्चुरी बनाती है, जबकि दामोदर और गोदावरी पूर्व की ओर एस्चुरी बनाती है। जब नदी के किसी एक किनारे पर पर्वत खड़ा ढाल वाला हो तो जिस ओर पर्वत होता है उस ओर एस्चुरी बनती है, और जिस ओर पर्वत नहीं होता है उस ओर डेल्टा बनती है। गोदावरी नदी एस्चुरी एवं डेल्टा दोनों बनाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। समप्राय मैदान, नदियां जब छोटे पर्वत तथा उबड़ खाबड़ स्थल को काटकर बराबर कर देती है तो उसे समप्राय मैदान कहते हैं। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति का निर्माण चूना पत्थर की प्रधानता वाले क्षेत्र में होता है। काष्ठ प्रदेश चूना पत्थर क्षेत्र, जिस स्थान पर चूना पत्थर की अधिकता होती है उसे काष्ठ प्रदेश कहते हैं। यूरोप के यूगोस्लाविया क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत एवं बिहार के रोहतास पठार आदि क्षेत्र में काष्ठ प्रदेश पाए जाते हैं। भूमिगत जल जब भूमि में प्रवेश कर जाता है तो वह अंदर एक गुफा यानी कंदरा का निर्माण करता है। इन गुफाओं में कठोर चट्टानें पाई जाती है जो इन गुफाओं को गिरने से रोकती है। गुफाओं के प्रारंभिक भाग को आंधी घाटी कहते हैं। घोल रंध्र, काष्ठ प्रदेश में घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार एवं नीचे कीप की आकृति के होते हैं। ये काष्ठ प्रदेश के ऊपरी भाग में बनते हैं तथा इसके द्वारा सतह पर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। डोलाइन, यह आकार में घोल रंध्र से बड़ा होता है। युवाला, यह डोलाइन से बड़ा तथा गहरा भी होता है। पोल्जे, जब काष्ठ प्रदेश अत्यधिक अपर्दन के कारण कट कर नीचे की ओर गिरने लगता है तो इसके ढाल को पोल्जे कहते हैं। यूरोप के बाल्कन क्षेत्र का दिलाबो पोल्जे विश्व का सबसे बड़ा पोल्जे है। टेरारोसा, पोल्जे के कारण अत्यधिक अपर्दन होता है जिसमें चूना पत्थर के साथ साथ लाल रंग की डोलोमाइट चट्टानें भी होती है, जिसके निक्षेपण को टेरारोसा कहते हैं। स्टेलेकटाइट, कंदरा की छत से नीचे की ओर लटकती स्थलाकृति को स्टेलेकटाइट कहते हैं। इसका निर्माण कम अपर्दन के कारण होता है। स्टेलेगमाइट, जब अपर्दन अधिक होता है तो नीचे की ओर चूना पत्थर का जमा हो जाता है जिसे स्टेलेगमाइट कहते हैं। कंदरा स्तंभ, जब
स्टेलेगमाइट आपस में मिलते जाते हैं तो उसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। कंदराएं भूमिगत जल की घुलनक्रिया से चूने की शैलों के प्रदेश में काष्ठ प्रदेश में बनी भूमिगत गुफाओं को कंदरा कहते हैं। सुरंग ऐसे कंदराएं जिसके दोनों सिरे खुले होते हैं उसे सुरंग कहते हैं। सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति सागरीय तरंगों द्वारा तटों पर स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है। सागरीय तरंगों की उत्पत्ति कोरियालिस बल तथा पवनों के कारण होती है। समुद्री गुफा समुद्र में स्थित पर्वत को जब समुद्री लहरें उस पर्वत को नीचे से काट देती है और गुफा का निर्माण कर देती है तो उसे ही समुद्री गुफा कहते हैं। मेहराब जब समुद्र में कोई पहाड़ी पाई जाती है तो उसमें भी गुफा का निर्माण होता है और जब ये गुफा आर पार हो जाती है तो उसे मेहराब कहते हैं। स्टैक मेहराब के ध्वस्त होने के बाद समुद्र में खड़ी स्तंभ के समान चट्टान को स्टैक कहते हैं। लैगून झील जब सागरीय तट पर सिल्ट के जमाव से झील का निर्माण होता है तो उसे लैगून झील कहते हैं। लैगून झील खारे पानी की होती है। लैगून झील को क्याल या पश्च सागर झील भी कहते हैं। दंतुरित तट सागरीय तट जब कटा पिटा या उबड़ खाबड़ होता है तो उसे दंतुरित तट ये कहते हैं। ये बंदरगाह निर्माण में सहायक होते हैं। भृगु जब खड़ी ढाल वाले समुद्री तट को भृगु या क्लिप कहते हैं। पुलिन समुद्री तटीय भागों में बालू बजरी आदि के उथले जमाव से निर्मित स्थलाकृति को पुलिन कहते हैं। इसका निर्माण उच्च ज्वार तल पर निम्न ज्वार तल के बीच वाले स्थान में होता है। भारत के पश्चिमी तटीय भागों में जुहू पुलिन, मुंबई तट गोवा तट के सहारे कोलबा पुलिन, केरल तट के सहारे कोबलम पुलिन तथा तटीय भागों में विशाखापत्तनम पुलिन एवं पुरी पुलिन। ओडिशा तट अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तटरेखा समुद्री तरंगों द्वारा समुद्री तट के निरंतर कटाव से निर्मित स्थलाकृति तटरेखा कहलाती है जिससे अंतरीप एवं खाड़ियाँ का निर्माण होता है। डाल्मेशियन तट समानांतर पर्वतीय श्रेणियों वाले भाग का धंसाव एवं जलमग्न होने से इस तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का डाल्मेशियन तट इसका मुख्य उदाहरण है। हैफा तट निम्न तटीय भूमि का समुद्री जल में डूब जाने से हैफा तट का निर्माण होता है। इजराइल के हैफा शहर के पास अवस्थित तटाकृति इसका उदाहरण है। निर्गत तट जलमग्न तट का ऊपर उठ जाने या जल स्तर के नीचे गिर जाने से निर्मित तट को निगृत तट कहते हैं, जैसे भारत में गुजरात या काठियावाड़ तट। रिया तट नदी घाटी के समुद्र में डूब जाने से रिया तट का निर्माण होता है, जिसने इन तटों पर कहीं कहीं गहरी और चौड़ी घाटियां तथा विशाल कंगारे मिलती है। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस नोट्स जो खान सर का नोट्स है, इस नोट से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में वन लाइनर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से बार बार रिवीजन कीजिएगा ताकि आपको इस वीडियो से लाभ मिल सके।